चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। यह है कि आज एक नया स्कैम सामने आया है और यह स्कैम चौंकाने वाला है कि जहां पर अडानी के कंपनी को गुजरात सरकार का पेमेंट होता चला गया, बिना बिल, बिना वाउचर, बिना दस्तावेज, बिना फाइल खुले। पंसारी की दुकान में भी अगर रोकड़ा रखा जाता है तो कच्चा पर्ची होती है, यहां तो कच्ची पर्ची भी नहीं थी और अधिकारियों ने मान लिया है कि साहब 5 साल हम आपको यूं ही पेमेंट करते रहे और वहां भी 3,900 करोड़ का घपला है। तो क्या पूरे कुएं में भांग है जब अडानी का नाम आता है? गुजरात से लेकर मुंबई, धारावी, धारावी से लेकर बांग्लादेश, बांग्लादेश से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर सेबी तक। ऐसा क्या है टाइगर? यहीं से जो आखिरी सवाल हो आज पहला ही हो जाए, ऐसा है क्या कि सरकार फिदा है, मेहरबान है? मोदी जी, मोदी है तो मुमकिन है, और जहां मोदी है वहां गौतम है, इसलिए अडानी है तो मुमकिन है। ये नया अब एक फ्रेज हो गया है। ये कोई लूटने वाली बात नहीं है। ये जो आप स्कैंडल जो बता रहे हो जी, ये कोई उद्योगपति नहीं लूट रहा है। ये सरकार अपने प्यारे, अपने दुलारे के ऊपर लुटवा रही है। ये लुटवाने वाला मामला है। एक होता है कि फर्जी बिल दे के आप सरकार से पैसा ले लो, वो डकैती है। एक हो कि आप पैसा भी, बिल भी नहीं दो, कुछ भी नहीं दो, फिर भी सरकार पैसा दिए जा रही है, डॉक्यूमेंट नहीं दो फिर भी पैसा देके जा रही है। भाई यही तय हुआ था ना कि वो जो कोयला इंडोनेशिया से खरीदेंगे जी, उसके बिल देंगे और रेफरेंस देंगे जो ताकि ये इंटरनेशनल रेट था। मॉनिटरिंग एजेंसी है। जी 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 जी, उसकी उतना सिंपल था। उसमें वेरिएशन आया तो एनर्जी चार्जेस लगेंगे। यदि कोल एकदम महंगा होता है और रेफरेंस पॉइंट से भी बताता है कि महंगा हो गया, तो एक एनर्जी पॉइंट, एनर्जी आपको चार्जेस मिलते हैं एक्स्ट्रा, कि आप लॉस में नहीं जाओ। अरे इंडोनेशिया में कोल सहता, आप किस 4 कंपनियों से ले रहे, पता नहीं, भगवान नहीं कौन है वो सप्लायर, ऊंचे रेट में ले रहे हो। 2018 से 2023 तक आप खरीदी करे जा रहे हो। सरकार आपको पैसा दिए जा रही है, पैसा टेलीफोन पे दिया जा रहा होगा, क्योंकि सरकार के पास तो डॉक्यूमेंट भी नहीं है। सरकार ने उनको, अच्छा ये मामला ऐसा नहीं है कि कोई आरोप या हिंडनबर्ग रिपोर्ट की फाइंडिंग है। ये जो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने पत्र लिखा अडानी जी को, हे महामहिम, हमने आपको जो पेमेंट किया है उसमें 3,802 रुपए एक्स्ट्रा पे किए हैं। अच्छा, आपको हम कई दिनों से कह रहे हैं कि आप हमको डॉक्यूमेंट दे दीजिए, उस परचेज के बिल दे दीजिए, कोयला जो खरीदा उसके बिल, उसके रेफरेंस के बिल, ये सारे डॉक्यूमेंट देना है। ये पीपीए में क्लॉजेस है। उन्हें कुछ क्लॉज नहीं माना क्योंकि दामाद है भाई साहब, कौन बोलेगा। जी, दामाद है, दामाद बड़ी बात है, दामाद है। मैं आ रहा हूँ, दामाद पर बात होगी आज। दामाद है, घर जमाई है, जो भी है। ये जो अभी टाइगर ने कहा कि बिना बिल के गुजरात सरकार पेमेंट कर रही थी, एक बार नहीं 5 साल तक पेमेंट हो रहा था सरकार में, बिना बिल, बिना फाइल, बिना कागज के, जिसको सरकार ने माना भी है, स्वीकार किया। एक चिट्ठी है जो आज कांग्रेस ने देखा है। देखिए, सवाल कौन करेगा, आप बताइए ना मुझे। अगर आप कहीं इंटिमिडेट करके उनसे बोलते हैं कि हम आपको पेमेंट रोक देते हैं और आप अगर कागजात नहीं देते हैं तो उसकी नौकरी चली जाती है या फिर उसके खिलाफ कुछ केस हो जाते हैं। सवाल यह है कि कौन हिम्मत करेगा सवाल करने की। सवाल यह कि उस आदमी से डिटेल जो मांगी जाती क्या वो देता है क्या? नहीं, बुरा साहब, यहाँ पर मैं यहाँ टोक रहा हूँ आपको, क्योंकि आप, हम दोनों पत्रकार हैं, आप सरकारी अधिकारी रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सरकार के कामकाज में अगर कोई महकमा है उसमें एक अकाउंटेंट होता है, सरकार में हर विभाग में एक ऑडिट होता है, 10 तरह के फाइल पे दस्तखत होते हैं, चिड़िया बैठाई जाती है, तब जाके पेमेंट होता है। अगर मैं 100 रुपए का भी पेमेंट लूं, 100 रुपए का, तो 5 जगह चिड़िया बैठानी पड़ती है फाइल पे। यहां तो बिना चिड़िया, बिना फाइल, बिना बिल, सारा खेल हवा में हो रहा है, फोन पर हो रहा है। जैसे टाइगर कह रहे थे कि किसी का फोन गया, आपने पेमेंट कर दिया। ये क्या है? ये ऐसा क्यों हो रहा था कि सारे लोग चुप थे? सर, जिस सरकार में मरे हुए आदमी को पेमेंट हो जाता है सर, बड़े बड़े स्कीमों के अंतर्गत में, यहाँ तो जिंदा लोग हैं सर। आप सोचिए ना, यहाँ तो मरे हुए आदमी जो पता नहीं इस दुनिया में है नहीं आज तो मैं बोरा साहब, आप सरकार के अधिकारी, मैं आज आपको ग्रिल करूंगा, एक ईमानदार अधिकारी को ग्रिल करूंगा, पूछूंगा कि वहां पर अकाउंटेंट क्या कर रहा था, वहां पर ऑडिट वाला क्या कर रहा था, वहां ऑफिस का सुपरिंटेंडेंट क्या कर रहा था, वहां पर सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स क्या कर रहे थे, जो इतना पेमेंट हो रहा है। और ये पेमेंट 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए का पेमेंट नहीं है, हजारों करोड़ रुपए का पेमेंट है। और ये पेमेंट किसी का पर्सनल पेमेंट नहीं सर, हमारा आपका टैक्स का पैसे का पेमेंट है सर। सर, सड़ी हुई व्यवस्था है। सड़ी हुई व्यवस्था में आप उन इंसानों से जो शायद भारी दबाव में, मैं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा सारे बुरे हैं, सारे बुरे तो व्यक्ति कहीं भी नहीं होते हैं, लेकिन दबाव कभी कभी इतना ज्यादा होता है कि इंसान कुछ करता नहीं है, ऊपर से जैसे हुक्म होता है वैसे वो कर देता है। यहां भी यही हुआ है। जो सिस्टम का जो रॉट है ना, वो दिक्कतें पैदा कर रहा है। जो ईमानदार आदमी है वो कलम उठा नहीं रहा है, वो भी कहता है मेरी नौकरी बच जाएगी, नहीं तो मैं लपेटे में आ जाऊंगा। जब हालात ऐसे हो जाते हैं तो ये चीजें स्वाभाविक हो जाती हैं।
मैंने लोगों को झुकते भी देखा है, मरते भी देखा है, लोगों को दबाव में वो डिसीजन करते भी देखा है जो शायद आप अपेक्षा ना करते हो। और राजनीति के अंदर जब दबाव आते हैं इस ढंग से, ब्यूरोक्रेसी को बनाते हैं, आप वो अब आप सोचिए ना, अगर इलेक्शन कमीशन अगर अपनी मर्जी से इलेक्शन भी ना करवा पाए सपोज, तो फिर ये दबाव की राजनीति तो हर जगह है ना, हर आदमी अपनी नौकरी बचा रहा है, अपनी जान बचा रहा है। मैं ये कहूंगा कि व्यक्ति बुरे नहीं है जो दफ्तरों के अंदर बैठे हैं, उनको ये फर्ज पता है, लेकिन सब अपनी जान बचा रहे हैं। बस मैं आपको सच इतना बता सकता हूं बस। अब जरा सेबी पे बता दीजिए, सेबी जो जांच कर रही है, ये भी मैं आपसे दिनेश जी पूछ रहा हूं, फिर मैं टाइगर से इस पर प्रतिक्रिया लूंगा। सेबी को चंद्रचूड़ साहब ने एक असाइनमेंट दिया कि साहब ये जो 20,000 करोड़ के आरोप लगे हैं कि साहब 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया। तो सेबी ने कहा साहब हमें पहले 6 महीने दीजिए, साल भर दीजिए। फिर चंद्रचूड़ साहब ने समझाया कि नहीं भाई इतना लंबा समय नहीं दे सकते, आप 2 साल से क्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा साहब ठीक है 3 महीने का वक्त दे दीजिए। अब 3 महीने का वक्त सेबी को दिया गया और लब्बो लुआब उसका यह है दिनेश जी कि सेबी ने कहा साहब गड़बड़ तो हुई है, रिश्तेदारों से पैसा तो आया है गौतम अडानी के खातों में, कंपनियों में बाहर से, उसमें कहीं ना कहीं इनसाइड ट्रेडिंग भी हुई है, मिली भगत भी है, साठ गांठ भी है, सब कुछ हुआ है, लेकिन पैसे का सब सोर्स नहीं पता क्योंकि जो विदेशी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उनको हमने लिखा है वो जवाब नहीं दे रहे। इसका मतलब चोरी हुई है लेकिन हमें चोरी के बारे में पता नहीं, पैसा कहां से आया कहां गया ये पता नहीं। आम बोलचाल की भाषा में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट और सेबी के बारे में जिन्हें कम मालूमात है, मैं चाहूंगा वो भी समझ जाए, देश समझ जाए। एकदम सिंप्लीफाई करके संक्षेप में बताइए कि सेबी चुप क्यों है, क्या सेबी भी मिली हुई है दिनेश जी या डरी हुई है? देखिए जैसे कि 12 ट्रांजैक्शन सबने आउटलाइन की हैं, 12 ट्रांजैक्शन डेलॉयट ने भी आउटलाइन की जो छोड़ के चला गया। मैं आपको बताऊं जो ऑडिट फर्म थी, वो भी बड़ी न्यूज थी, आप उसको लोगों ने शायद उतना कवर नहीं किया है मुझे लगता है। मतलब अडानी के ऑडिटर्स अडानी को छोड़ गए, इतना घपला था, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो उसके उनके ऊपर दबाव था कि आप इस ढंग से काम करो, बोलते हैं हम इस ढंग से काम नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली ये कहा गया और हम छोड़ के जा रहे हैं, हम आपकी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते, नॉट ऑन द डॉटेड लाइंस, हम उस लाइन पे करेंगे जो हमें मैंडेट है कि ऑडिट कैसे करना चाहिए। 12 ट्रांजैक्शन सबने आउटलाइन की है। ये 12 ट्रांजैक्शन जो है 12 एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जी। हमें इस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा समझना पड़ेगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है क्या? अल्टीमेटली एक शख्स भारत में बिजनेस करता है, भारत के अंदर बिजनेस करके यहां से ब्लैक मनी जनरेट होती है। उस ब्लैक मनी जनरेट करने के लिए उसका एक शख्स दुबई में है। वो शख्स जो दुबई में है वो हिंदुस्तानी शख्स का एक भाई है। वो शख्स जो दुबई में बैठा हुआ है वो भारत का नागरिक नहीं है, वो साइप्रस का नागरिक है। उसकी शेल कंपनियां सिंगापुर में है, मॉरिशस में है, दुबई के अंदर है। पैसा टैक्स हेवंस में जाता है हवाला करेंसी के हिसाब से। टैक्स हेवन से पैसा जब जरूरत होती है उसको घुमाया जाता है। वो ट्रांजैक्शन फिर दुबई आती है उसके टैक्स हेवन से, कई टैक्स हेवन से वहां से दुबई आती है। दुबई से वो पैसा भेजा जाता है मॉरिशस को। मॉरिशस में एक कमरे के अंदर ना जाने कितनी वो शेल कंपनियां चल रही जी, इसी शख्स की कंपनियां हैं। वहां से वो पैसा हिंदुस्तान आता है और यहां पे सीमेंट कंपनियां खरीदी जाती है और बाकी जगह इन्वेस्ट किया जाता है, ये सबको पता है। वही दुबई से ही एक और ट्रांजैक्शन होता है जो सिंगापुर में जाता है। सिंगापुर से वो ट्रांजैक्शन ऑस्ट्रेलिया को जाता है और वहां पे कुछ माइंस और कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी पेमेंट वहां पर की जाती है। ये शख्स कौन है? मैं दुनिया को पता, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो शख्स कौन है? ये ट्रांजैक्शन कहां से स्टार्ट होती है, इस लेवल पे हैवी ट्रांजैक्शंस कहां से स्टार्ट होती हैं, इसकी एक बैकग्राउंड दूंगा 1 मिनट के अंदर मैं आपको। आज से कुछ साल पहले तक, 3-4 साल पहले तक भारत में अंडरवर्ल्ड बहुत नीचे आ गया था, माफिया बहुत नीचे आ गया था, नॉन ऑपरेटिव होता चला जा रहा था। अब इस माफिया के 3 अंग हैं हिंदुस्तान के अंदर। एक है हवाला करेंसी, एक है सोना और एक है ड्रग्स। एक स्ट्रोक के अंदर एक निर्णय आता है और उस निर्णय को प्रभावित कौन करता है, किसके कहने से वो डिसीजन लिया जाता है कैबिनेट के द्वारा बजट के अंदर कि गोल्ड पे ड्यूटी 18.5% हो जाए। ये त्रिकोण है, इस त्रिकोण को समझिए। गोल्ड पे ड्यूटी जैसे 18.5% आती है, प्लेटर के ऊपर आपको तोहफा दिया जाता है कि जाइए अपना माफिया एक्टिवेट कीजिए। सोना हिंदुस्तान में स्मगलिंग के जरिए आता है। सोना आता है तो उसकी पेमेंट कैसे करोगे? हवाला करेंसी से करोगे, डॉलर से करोगे। डॉलर एक्टिवेट हो गया, हवाला करेंसी एक्टिवेट हो गई। इसका तीसरा कोण त्रिकोण का ड्रग्स आना शुरू होता है। ड्रग्स, गोल्ड और साथ में आपका हवाला करेंसी। ड्रग्स कहां आता है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, कौन से बंदरगाह पे आता है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, अधिकतर जो पकड़ा भी जाता है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये ट्रायंगल एक्टिवेट किसने किया? भारत में अपराधीकरण तो हो गया था राजनीति का, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। भारत में अपराधीकरण तो हो गया था राजनीति का, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि राजनीति का माफियाकरण भी हो सकता है। राजनीति का माफिया। बोरा साहब यहीं पर रोक रहा हूं, यहीं पर रोक रहा हूं, यहीं पर रोक रहा हूं, फिर आ रहा हूं। टाइगर वोहरा साहब का कहना है कि पूरी तरह से इस वक्त जो पॉलिटिकल सेटअप है इसका माफियाकरण हो रहा है, राजनीति का देश में माफियाकरण हो रहा है। यानी कुल मिलाकर इनका यह कहना है कि जो हमारे आंखों के सामने है, जो हमें दिख रहा है, उससे कहीं बड़ी हकीकत पर्दे के पीछे हो रही है। टाइगर बिल्कुल यकीनन वोहरा साहब ने सिर्फ आरोप नहीं लगाए, वोहरा साहब ने जो स्थितियां हो रही है उसका इन्फरेंस निकाला, रेफरेंस देके बात की।
और माफियाकरण नहीं है तो क्या है? क्या आप ये नहीं देखते कि राजनीति में कितने बाहुबलियों का आगमन हो रहा है? या सरकार वोरा चल साहब रही ने है? माफ- वोरा साहब ने आज पूरा जो है नकाब खींच लिया है सरकार से, माफिया सत्ता सरकार से, चल और बिना माफिया नाम लिए इन्होंने सरकार आज चल कर रही दिया है। जी हाँ, इन्होंने बहुत कुछ आज कह दिया और मैं सलूट करता हूं एक अधिकारी को कि जिसने इतनी हिम्मत करी इतना कुछ कहने की। टाइगर, अब एक फाइनल मतलब जो एक ऑपरेटिव पार्ट है, जो असली सवाल है, जो दर्शक दोस्त सुनना चाहते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ की अदालत में अडानी का जो मामला चल रहा है, कमेटी बनी हुई है, अब चंद्रचूड़ तो जांच कर नहीं सकते, वो तो दरोगा तो है नहीं, चीफ जस्टिस है देश के, सुप्रीम कोर्ट के। ही इज नॉट सब इंस्पेक्टर, ही इज नॉट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो दरोगा तो सेबी है, जांच तो सेबी को करनी है, और सेबी कह रही है कि साहब हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें अडानी साहब का जो सोर्स है फॉरेन का पैसे का, वो नहीं हमें पता लग पा रहा। तो आपको क्या लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आंखों में धूल झोंकी जा रही है, चंद्रचूड़ के भी, सुप्रीम कोर्ट के हमारे भी? ये हो क्या रहा है और इसमें होगा क्या आगे? तो यहाँ का हवाला का पैसा मॉरिशस जाता है और मॉरिशस से एक कंपनी इस कंपनी में इन्वेस्ट करती है, वही हवाला का पैसा व्हाइट होके आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, उसमें लेकिन लब्बो लुआब क्या है टाइगर? टाइम कम है, लब्बो लुआब क्या है? एक मिनट बुरा सवाल रहा हूं, एक मिनट, एक फाइनल इनसे कमेंट ले लूं। टाइगर, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट में जांच है जो सेबी को करनी है, सेबी को मदद आईबी से लेनी है, रॉ से लेनी है, क्या सारी सरकारी एजेंसियों पर दबाव है और हमें नहीं पता लग पाएगा, ना चंद्रचूड़ को पता लगेगा, ना अदालत सच नहीं लग पाएगा पता। चंद्रचूड़ का भी एक फ्रस्ट्रेशन एक लेवल हो जाएगा। आखिर सरकार ने कह दिया ना कि महाराष्ट्र की सरकार नपुंसक है, क्या एक्शन नहीं ले सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ शब्दों का एक बहुत ही गुस्सा दिखाया, लेकिन क्या वो सरकार को वहां जाके केस रजिस्टर करने के लिए हाथ से एफआईआर थोड़ी लिखेगी सुप्रीम कोर्ट? आज एक आरोप लगाया जयराम रमेश, जो आप कह सकते हैं मुख्य प्रवक्ता है, कांग्रेस नेता, इन्होंने कहा कि सवाल यह है कि 20,000 करोड़ रुपया की जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, उन्होंने कहा ये 20,000 करोड़ रुपया किसका था? ये किसी हिंदुस्तान के बड़े ताकतवर नेता का था, ये अडानी साहब के भाई का था, ये लोगों का था, किसका था? इसको तो तय करिए साहब। कैसे पता लगेगा कि 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए? आपका क्या कहना है कि क्या ये 20,000 करोड़ रुपए का रहस्य का पता लगेगा? आपको ये केस कहां जाता हुआ दिख रहा है अडानी के घपलों का? एक फिगर मैं बताता हूं आपको। मॉरिशस $14 बिलियन की इकोनॉमी पर ईयर की, सिर्फ $14 बिलियन, और पिछले कुछ सालों में भारत में $160 बिलियन से ज्यादा मॉरिशस इन्वेस्ट करता है। कमाल है ना। $14 बिलियन की इकोनॉमी वाला कंट्री कुछ सालों के अंदर $160 बिलियन से ज्यादा भारत में इन्वेस्ट करता है। कौन लोग हैं? आप 20,000 करोड़ की बात करें सर, आप 160 बिलियन को काउंट कीजिए सर, 83 रुपए से कितने होते हैं सर, आप समझ जाएंगे। 20,000 करोड़ तो पीनट्स हैं सर। इंडिया में आने वाला सारा एफडीआई, छोटा सा पोर्शन छोड़ दिया जाए तो ये वही है जो राउंड ट्रिपिंग में आता है सर, जो यहां से बाहर जाता है, में जाता है, वहां से दुबई या मॉरिशस जाता है और फिर भारत में आता है। ये एफडीआई का जो एक ढकोसला है कि हमें फेयर सोर्सेज से ये पैसे मिल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये सारा का सारा चोर बाजारी यहीं से पैदा होती है। अलग अलग एरियाज हैं, उसमें सोना भी है, रियल एस्टेट भी है, और भी कई धंधे जहां से सब ब्लैक मनी जनरेट होता है, यहां से बाहर भेजा जाता है, उसके बाद उसको व्हाइट किया जाता है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा उसको वापस किया जाता है। यही तो राजनीति आज की। इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए इसको मैं माफियाकरण कहता हूं। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है, आपको क्या लगता है कि जब तक मोदी हैं, लेट्स टॉक द रियल क्वेश्चन, जब तक मोदी जी हैं तब तक इस देश में कोई संस्था अडानी पर हाथ नहीं रख पाएगी? सवाल ही नहीं उठता। अडानी नहीं है, वो मोदी जी का ही एक अवतार है। मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था, जैसा श्री कृष्ण ने, भगवान ने कहा था कि पेड़ों में मैं पीपल हूं, जानवरों में मैं शेर हूं, मनुष्य में मैं अर्जुन हूं, वैसे उद्योगपतियों में मैं अडानी हूं, राजनीति में मैं मोदी हूं जी, और ईमानदारी में सत्य हरिश्चंद्र हूं, और जहां तक साइंस की बात आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विक्रम साराभाई हूं। समझ गया। मैं ही हूं। ये दिव्य रूप आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए वो नजर चाहिए। वो नजर लाइए दीपक जी, आपको इस भगवान का दिव्य रूप दिखा जाएगा। जब इनका मुखमंडल खुलेगा तो आपको सारा उद्योग घराना घूमते हुए दिखाई देगा जी। उनके हाथों में बड़े बड़े माफिया, व्याभिचारी, भ्रष्टाचारी दिखेंगे, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हैं। एक तरफ अजित पवार रहेंगे, एक तरफ हसन मुशर्रफ रहेंगे, शिंदे होंगे, हेमंत बिस्व शर्मा होंगे, लिस्ट है लंबी। लास्ट कमेंट फ्रॉम दिनेश वोरा। दिनेश साहब, आप, हम लोग तो पत्रकार हैं, आप सरकार के अधिकारी रहे और कम से कम भ्रष्टाचार की बड़ी लड़ाई लड़ी। आपको क्या लगता है, जो सवाल मैंने टाइगर से पूछा, आपको लगता है कि जब तक मोदी सरकार है तब तक इस देश के सबसे दौलतमंद इंसान पर, सबसे बड़े उद्योगपति पर कोई आंच नहीं आएगी, चाहे जितने घपले के आरोप लगते रहे? दिनेश वोरा जी।
सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। कांग्रेस की सरकार आएगी तो भी यही होगा, मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं। मैंने व्यवस्था को और सरकारों के साथ उनके रिश्ते को बहुत नजदीक से देखा है, और उद्योगपतियों के साथ भी जो रिश्ते उन्हें भी बहुत नजदीक से देखा है। इसलिए अगर आप या कोई भी व्यक्ति सोचे कि इसके बाद एक कोई और कांग्रेस की सरकार आ जाएगी और कोई एक चमत्कारिक उनके खिलाफ एक्शन होगा, कुछ नहीं होगा। जो भी होगा कॉस्मेटिक होगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं यही होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद एक यूपीए सरकार आए या इंडिया गठबंधन की सरकार आए, कोई कॉस्मेटिक चेंज नहीं होगा। आपको दिखाने के लिए कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये लोग फले फूले किसके राज में थे, ये क्यों भूलते हैं सर? किसके राज में फले फूले थे? यहाँ तक कैसे पहुंचे? ये कोई 10 साल में थोड़ी पहुंचे हैं, ये तो उससे पहले भी थे ना। हाँ जी, सरकारें आएंगी, किसी ने पानी दिया, कहीं किसी ने पानी दिया, और आप जैसे दोनों लोग आ जाए, एक चीज तो समझ में आती है जी। पुराने रेजिम में और नए रेजिम में एक फर्क था। पुराने रेजिम में उद्योगपति बोलता था कि मुझे ये करना है, तो सरकार बोलती थी करो, हम तुमको थोड़ा फेवर करते हैं। इस बार ये कहता है कि मुझे ये चाहिए, सरकार एजेंसी भेज के जिसके पास जो माल है उसको दिलवाने का प्रयास करती है। जी, अवतार है, अवतार ले लिया है। पहले सरकार मदद करती थी, अब सरकार ही उद्योगपति बन गई। उद्योगपति आप दोनों आए, आप दोनों ने समय निकाला, और एक चीज आपने जरूर कही कि 24 के बाद क्या होगा, तो दिनेश जी ने कहा भाई सरकार एक जैसी रहती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जिस तरह से रट लगा रखी है, 24 घंटे 24/7 अडानी अडानी अडानी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि मैं राहुल गांधी के एक्शन का भी इंतजार करूंगा अगर सत्ता में आते हैं। क्या 24 के बाद अगर इंडिया की सरकार आती है तो राहुल गांधी सूट बूट की सरकार, और उसमें अडानी जिसको वो हैमर करते आ रहे हैं, उस पर एक्शन होगा कि नहीं? तो राहुल गांधी की भी अगली परीक्षा होगी। और अगर सरकार मोदी की रहती है तो फिर तो आप जैसा देख ही रहे हैं कि बिना बिल के पेमेंट हो रहे हैं। हो सकता है तब पेमेंट के लिए जो है वो फोन भी ना करना पड़े। आप दोनों लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बेखौफ बातचीत हुई। दिनेश जी, सुनाई सकते, थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।